नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय व्यवस्था, फिजिकल सिस्टम। राजकोष का मतलब होता है सरकारी खजाना। सरकार के जो आय और व्यय होते हैं उसके बारे में ही आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग कह रहे हैं राजकोषीय व्यवस्था, या सरल भाषा में कहें तो हम लोग अब बजट पढ़ने जा रहे हैं। बजट के बारे में जो है आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि बजट क्या है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो फिजिकल सिस्टम या राजकोषीय व्यवस्था की बात करें तो ये जो है, या जो सरकार का खजाना है, ये सरकार के आय और व्यय की व्यवस्था होती है। अगर हम कहें कि राजकोषीय व्यवस्था क्या होती है तो आपका आंसर होगा कि ये सरकार के आय और उसके व्यय की एक व्यवस्था है, और सरकार का प्रयास होता है कि उसके खजाने में पैसा आए। हर व्यक्ति का या हर इंसान की ये इच्छा होती है कि उसके पास ढेर सारा पैसा आए, उसकी आय बढ़े, और वो अपने व्यय को कंट्रोल करने का उपाय सोचता है। तो सरकार भी ये चाहती है कि उसकी आय बढ़े, लगातार आय बढ़े, सरकार का खजाना हमेशा भरा रहे। सरकार का जो व्यय है, जो अनावश्यक व्यय होते हैं, सरकार उसको कम करने के लिए प्रयास करती है। तो आय बढ़ाने के लिए, व्यय को कम करने के लिए सरकार ढेर सारी नीतियां बनाती है। इन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है, और सरकार के आय और व्यय की जो व्यवस्था है उसे ही हम लोग राजकोषीय व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए और देखते हैं, जो फिजिकल सिस्टम होता है या जो राजकोष की व्यवस्था होती है उसे बनाने का जिम्मा जो है वित्त मंत्रालय को दिया गया है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देश की जो राजकोषीय व्यवस्था है उसके लिए नीतियां बनाती है कि कैसे देश की आय को बढ़ाया जाए, सरकार के खजाने में कैसे ज़्यादा पैसा लाया जाए, व्यय को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये सारा का सारा जिम्मा वित्त मंत्रालय के पास होता है। तो हम लोग, अगर हम सीधे कहें कि हम लोग राजकोषीय व्यवस्था का सीधा मतलब है बजट। बजट ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बजट क्या होता है? आय और व्यय का जो संपूर्ण लेखांकन होता है। बजट में क्या होता है? आय क्या है और व्यय क्या, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, इसी का जो अकाउंट होता है, इसी का जो लेखा जोखा होता है उसे ही बजट कहते हैं। अगर ये देश का है तो देश का बजट कहलाएगा, राज्य का है तो राज्य का बजट कहलाएगा, अगर हमारे आपके घर का या परिवार का बजट है तो परिवार का बजट कहलाएगा। तो हम देश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि बजट क्या है। तो देश का जो आय है और व्यय है उसका जो संपूर्ण लेखांकन होता है, उसका जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसे ही बजट कहते हैं। बजट में जो होता है वर्तमान वर्ष की जो आय और व्यय का संपूर्ण लेखांकन होता है, साथ ही बजट में आगामी वर्ष में जो आने वाला वर्ष है उसमें अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखा जाता है। अभी हम लोग बजट के बारे में बहुत संक्षेप में जान रहे हैं, आगे हम लोग इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में बजट को पढ़ेंगे। तो ये रहा राजकोषीय व्यवस्था। हम थोड़ी सी और बात आप लोगों को बता दें, बजट शुरू करने से पहले, मेन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जिसे आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। बजट 2017-18, बजट 2017-18 में 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए, जिसे आपको याद रखना होगा। 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए, वो कौन कौन से हैं? पहला है कि बजट प्रस्तुत करने की तारीख को परिवर्तित करके 1 माह पूर्व कर दिया गया। यानी बजट पहले क्या होता था कि कब पेश किया जाता था? 2017 से पहले जो है बजट फरवरी महीने के अंतिम दिन में जो है, अंतिम तारीख को जो है पेश किया जाता था। लेकिन 2017-18 में ये व्यवस्था कर दी गई कि बजट जो होगा वो फरवरी के शुरू में पेश किया जाएगा, यानी 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा। यानी बजट को अब 1 महीना पहले पेश किया जाने लगा। इससे क्या होगा? पहले पेश करने से हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से जो है सरकार का जो है या वित्त वर्ष चालू हो जाता है, 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है। 1 अप्रैल को वित्त वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो बजट पहले पेश करने से सरकार के पास जो है ज़्यादा समय मिल जाएगा कि जैसे ही अगला वित्त वर्ष शुरू हो तो सरकार अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को लागू कर सके। तो 17-18 में एक जो पहला परिवर्तन किया गया महत्वपूर्ण, वो था कि बजट को 1 महीना पहले कर दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसे आपको नोट करना है कि नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना
ख़त्म कर दिया गया। अगर आप लोगों ने 17 से पहले का कोई बजट पढ़ा होगा तो उसमें नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना होती थी, यानी कितना पैसा जो है नियोजित यानी प्लान्ड योजनाओं पे खर्च किया गया और कितना पैसा जो है गैर नियोजित व्यय किया गया। नियोजित का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी व्यय जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किया जाता था, और गैर नियोजित का मतलब है कि पंचवर्षीय योजनाओं के इतर जितना भी व्यय होता था उसे गैर नियोजित व्यय कहा जाता था। तो चूंकि 2017 तक उसके बाद जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गईं। पहले क्या होता था, 2017 से पहले था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। 5-5 वर्ष के लिए प्लान बनाए जाते थे और उस प्लान के हिसाब से जो है पैसा खर्च किया जाता था। और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी थी। 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। सरकार उसके बाद निर्णय लेती है कि अब आगे जो है पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। इसी के क्रम में जो है सरकार ने जो है जो पहले योजना आयोग था उसे बदलकर अब नीति आयोग कर दिया है। तो अब जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई ही नहीं जा रही हैं, यानी कोई योजना बन ही नहीं रही है, तो नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना का कोई मतलब है ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि नियोजित और गैर नियोजित व्यय जो था उसे ख़त्म कर दिया। तो अब खाली व्यय शब्द आता कि कितना व्यय हुआ। तीसरा जो परिवर्तन किया गया वो ये था कि आम बजट और रेल बजट का विलय कर दिया गया। 2017 से पहले क्या होता था कि रेल बजट और देश का जो यूनियन बजट होता था, जो आम बजट जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक अलग अलग पेश होता था। यानी रेल मंत्री रेल बजट पेश करते थे और वित्त मंत्री जो होते थे वो आम बजट पेश करते थे। लेकिन 2017-18 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब आम बजट और रेल बजट अलग अलग जो है पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि एक साथ दोनों बजट को पेश कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सरकार की प्राप्तियां और व्यय की। अब जब हम सरकार के खजाने की बात कर रहे हैं, सरकार के राजकोष की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि सरकार के पास पैसा किन किन स्रोतों से आता है और सरकार जो अपना पैसा खर्च करती है वो कैसे करती है, कहाँ पे करती है। तो इन दोनों चीज़ों को जानना जरूरी है कि सरकार की प्राप्तियाँ कहाँ से होती हैं और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे होता है। यही जो सिस्टम है प्राप्तियों और व्यय का जो सिस्टम है उसी को हम लोग फिस्कल सिस्टम या राजकोषीय व्यवस्था कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जो बजट से जुड़ी हुई व्यवस्था है उसी को हमें जानना है। तो किसी भी राजकोषीय व्यवस्था में या सरकार के राजकोष से संबंधित दो चीज़ें होंगी। एक तो सरकार के पास पैसा आएगा और दूसरा उससे पैसा जाएगा। तो सरकार की जो आय या प्राप्तियां होती हैं वो हो गया और सरकार का जो व्यय होता है वही फिस्कल सिस्टम में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं प्राप्तियों की। प्राप्तियां मतलब रिसीप्ट्स या इनकम जो सरकार की हो रही है। तो सरकार की इनकम दो तरीके से होती है, एक होती है राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है पूंजी प्राप्तियां। इसी प्रकार व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, या तो व्यय राजस्व व्यय होगा या तो फिर पूंजी व्यय होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग ये जान लें कि कौन सा व्यय राजस्व होता है, कौन सा व्यय पूंजी होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं। तो हर वो प्राप्ति या हर वो आय जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म ना दे और ना ही सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कमी को जन्म दे। यानी सरकार की ऐसी कोई भी आय, ऐसी कोई भी प्राप्ति जो सरकार के ऊपर देयता को जन्म ना दे और ना ही सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी हो। तो इस प्रकार की जितनी भी आय होगी उसे हम लोग राजस्व प्राप्तियां या राजस्व आय कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग देख लीजिए, कर से क्या सरकार के ऊपर कोई देनदारी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। हम सबको कर देना होता है और इसके बदले में हमें जो है ऐसा कुछ हम
मतलब सरकार जो है, सरकार के ऊपर ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं बनता है कि उन्हें वापस करना होगा। दूसरी, ना ही सरकार की कोई संपत्ति बिकती है, ना तो सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार का नुकसान होता है जब हम लोग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी राजस्व प्राप्ति में। कर हो गया। इसी प्रकार लाभांश, सरकार की जो कंपनियां हैं वो लाभ कमाती हैं और इस लाभ का एक हिस्सा वो सरकार को देती हैं, ये भी सरकार की राजस्व प्राप्ति में आएगा। इसी प्रकार ब्याज की प्राप्ति, सरकार ने बहुत सारे लोगों को ऋण दे दिया है, देशी ऋण दिया है, विदेश में ऋण दिया है, उन ऋणों से सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है, तो ये भी सरकार का राजस्व प्राप्ति में शामिल होगा। इसी प्रकार सरकार जो जुर्माना लगाती है, बहुत तरह के जो है, जब कानून का उल्लंघन होता है तो सरकार बहुत सारे लोगों पे जुर्माना लगाती है, तो ये जुर्माना भी राजस्व प्राप्ति में शामिल होगा। इसी प्रकार सरकार ने अगर कोई ज़मीन या कोई जगह जो है किसी को किराए पे दी है तो उससे जो आय होगा वो भी राजस्व प्राप्ति में आएगा। और अनुदान जो प्राप्त होते हैं विदेशों से या फिर किसी संस्था से, तो ये भी सरकार की राजस्व प्राप्ति में शामिल होता है। राजस्व प्राप्ति में वो चीज़ शामिल होती है, वो आय शामिल होती है जिस आय से सरकार की देनदारी ना बढ़े और ना ही सरकार को अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़े। बिना कोई संपत्ति बेचे, बिना कोई देनदारी बढ़ाए जो भी आय प्राप्त होगी वो राजस्व आय कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं पूंजी प्राप्तियां की। हमने कहा था ना, प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां आप लोगों ने जान लिया, अब हम बात करते हैं पूंजी प्राप्तियों की। तो वह प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म दें अथवा सरकार की संपत्ति में कमी को जन्म दे, वह सारी प्राप्तियां पूंजी प्राप्तियां कहलाती हैं। यानी अगर सरकार के ऊपर देनदारी बढ़ रही है या फिर सरकार अपनी संपत्ति बेचकर जो है कोई प्राप्त आय, अपना इनकम बढ़ा रही है, तो वो पूंजी प्राप्तियां कहलाती हैं। मान लीजिए सरकार जो है ऋण ले ले, कहीं से सरकार ऋण ले ले, तो इससे क्या हो जाएगा, सरकार की देयता में वृद्धि होगी, यानी सरकार की देनदारी बढ़ जाएगी। यानी जिससे ऋण लिए हो उसे बाद में पैसा तो देना ही है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि सरकार की देनदारी बढ़ रही है। तो ऋण लेना कैसी आय हो जाएगी, पूंजी प्राप्तियां या पूंजी इनकम में शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार विनिवेश या निजीकरण से जो आय सरकार को प्राप्त होगी वो भी पूंजी प्राप्तियों में शामिल होगा। क्योंकि हमने कहा था ना कि या तो देयता को बढ़ाए यानी देनदारी को बढ़ा दे सरकार की, या फिर सरकार की संपत्ति में कमी कर दे, यानी सरकार अपनी संपत्ति को बेच दे, उससे जो है अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो पूंजी प्राप्ति में आएगी। तो विनिवेश में सरकार यही करती है। विनिवेश में सरकार जो होती है, जो सरकार की कंपनी होती है उसका कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देती है, तो उससे जो आय प्राप्त होगी वो पूंजी प्राप्ति में शामिल होगा, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, अपनी संपत्ति में कमी ला रही है। निजीकरण भी वही प्रक्रिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है उसे पूर्ण रूप से जो है निजी कंपनी में बदल दिया जाता है। तो इस बेचने की प्रक्रिया में सरकार को जो पैसा मिलेगा वो पूंजी प्राप्ति में शामिल होगा और सरकार की पूंजी प्राप्तियों में शामिल होता है। इसी प्रकार कोई और संपत्ति हो सरकार के पास, उसे बेच रही हो, तो इन सारी चीज़ों से जो इनकम होगा उसे हम पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय कहते हैं। अब तो आय की बातें हो गई, हमने आय की बात देख ली, सरकार के पास पैसा कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है, ये चीज़ें हमने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं कि व्यय कहाँ कहाँ पे होता है। सरकार पैसा भी तो खर्च कर रही है, तो हमने पहले ही कहा था कि व्यय दो प्रकार के होंगे, या तो व्यय राजस्व व्यय होगा या फिर पूंजीगत व्यय होगा। दोनों चीज़ें सेम ही है। राजस्व व्यय का वही मतलब है, यानी वैसे व्यय जो मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी सरकार अपने उपभोग के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए जितना भी पैसा खर्च करती है, जिसमें सरकार की कोई संपत्ति तो नहीं बढ़ती है, तो ये सारे जितने भी व्यय होते हैं वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, जो अनुदान परिदान दिए जाते हैं, ब्याज का जो भुगतान किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिए जाते हैं, रक्षा योजनाओं पे जो पैसा खर्च होता है, सरकारी योजनाएं, आपदा आदि में जितना भी व्यय होता है वो सब का सब सरकार का राजस्व व्यय कहलाता है। इसमें सरकार की कोई संपत्ति जो है नहीं बनती है, किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ये सारे उपभोग के उद्देश्य से जो है खर्च किए जाते हैं, तो सब के सब राजस्व व्यय में आते हैं। जैसे सब्सिडी या अनुदान हो गया, परिदान यानी ग्रांट हो गया, जो ऋण लिया है उस पर जो ब्याज भुगतान हो रहा है वो,
सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन दिए जा रहे हैं, रक्षा के लिए परियोजनाओं पे आपदा के समय जो पैसा खर्च हो रहा है, वो सब का सब राजस्व व्यय में शामिल होता है। अब राजस्व व्यय के बाद एक अंतिम व्यय बचता है जिसे पूंजी व्यय कहते हैं, यानी संपत्ति के निर्माण पर होने वाला व्यय जो होगा वो पूंजीगत व्यय में आएगा। यानी अगर सरकार जो है कोई अवसंरचना का निर्माण कर रही है, कोई बांध, कोई सड़क, रेल मार्ग, इस पर अगर पैसा खर्च कर रही है तो उसे पूंजी व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई अवसंरचना बनाया जा रहा है, जैसे सड़क, बांध, रेल मार्ग, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इस पे जितना भी पैसा खर्च होगा वो सरकार की पूंजीगत व्यय में शामिल होगा। पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन इसी के साथ ही सरकार के पास एक नई संपत्ति का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार सामाजिक अवसंरचना के निर्माण में जो पैसा खर्च होता है वो भी पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं। सामाजिक अवसंरचना का मतलब है जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इनके निर्माण पे जो पैसा खर्च होता है। और फिर औद्योगिकरण पर होने वाला व्यय, सरकार द्वारा दिया गया ऋण, ये सब के सब भी पूंजी व्यय में शामिल होते हैं। तो हमने सरकार की आय और व्यय के बारे में जान लिया, यानी अब हम लोग सीधा सीधा जो है बजट को जान रहे हैं कि सरकार की आय कहाँ से हो रही है और सरकार का व्यय कहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ें हमने जान ली हैं। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो कि इसमें जानना ज़रूरी है। कुछ व्यय जो है ऐसे होते हैं जिसमें राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिसमें राजस्व और पूंजी व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि कुछ व्यय जो है राजस्व व्यय थे और कुछ जो है पूंजी व्यय थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यय होते हैं सरकार के जो राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों में शामिल होते हैं। जैसे युद्धपोत या लड़ाकू विमान आदि की खरीदारी पे जो व्यय होगा उसे पूंजी व्यय कहा जाता है, क्योंकि इससे सरकार को एक नई संपत्ति मिल रही है। तो युद्धपोत या लड़ाकू विमान जब विदेशों से खरीदा जाता है या किसी निजी कंपनी से खरीदा जाता है तो उस पर जो पैसा खर्च होता है उसे सरकार की पूंजी व्यय में शामिल किया जाता है। लेकिन सरकार जो इसके रख रखाव पर, इसको चलाने के लिए जो व्यय करती है उसे राजस्व व्यय में शामिल किया जाएगा। जो भी मशीनें आई हैं, युद्धपोत या लड़ाकू विमान आया है, उसके रख रखाव पे, उसको चलाने में जो व्यय आ रहा है वो सरकार के राजस्व व्यय में शामिल होगा। राजस्व व्यय या पूंजी व्यय हो वो दो प्रकार का पहले होता था। हमने इससे पहले जान लिया था कि 2017 में जो है नियोजित और गैर नियोजित व्यय को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसको जो है जाना इतना महत्व नहीं, लेकिन इसी पे जान लो जो भी व्यय होगा, चाहे राजस्व व्यय हो या पूंजी व्यय हो, दो प्रकार का होगा। या तो वो व्यय नियोजित व्यय होगा या फिर गैर नियोजित व्यय होगा। नियोजित व्यय जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खर्च किए जाते थे और गैर नियोजित व्यय जो इसके इतर खर्च होते थे। हम लोगों ने इसे जान लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है सरकार के प्रमुख घाटों के बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको इसी पे रोकते हैं।